गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने हिंदी का कोर्स पूरा कर दिया है, 24 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज से हम हिंदी ग्रामर शुरू कर रहे हैं और हिंदी ग्रामर का 18 चैप्टर मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, जिसका नाम है वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार जो है आपके 18 चैप्टर है। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वाक्य की परिभाषा बताने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम जो है नॉर्मली क्या कहते हैं कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कौन सी है? वर्ण। कौन सी है? वर्ण। तो वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। तो हम लिखेंगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखो, भाषा की व्याकरण क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। क्या होती है? वर्ण। वर्ण या अक्षर। अब वर्ण कहो या अक्षर कहो, ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? शब्द। तो जहाँ पर जो है कई वर्ण ऐसे हो जो जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, जब वो मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द। तो जैसे ये अलग अलग लिख दिया क म ल, ठीक है, फिर इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कमल। ये क्या बन गया? एक शब्द। और इन्हीं शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाक्य। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो मैं यहाँ आपके जो है अब लिखती हूँ वाक्य की परिभाषा। ओके, तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब जो है हम वाक्य के एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे लड़की स्कूल जा रही है। ये क्या है? एक वाक्य है। जैसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, अजय सड़क पर कार चला रहा है, बच्चे घर जा रहे हैं, हमें भ्रष्टाचार रोकना चाहिए। तो ये सब क्या है? एक वाक्य है। अब जो है हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। अब ये जो वाक्य के भेद लिखे हुए हैं ना दो, इसकी जगह आपको लिखना है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। आपकी बुक में मिसप्रिंट है, ये भेद लिखा हुआ है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है? अंग। तो दो अंग माने गए हैं वाक्य के, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, दो अंग माने गए हैं। तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि वही उद्देश्य क्या होता है। तो वाक्य में वह अंश जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। ठीक है, जैसे लड़की गाना गा रही है, ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ लड़की क्या हुआ? उद्देश्य। क्यों? क्योंकि लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि लड़की क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। ठीक है, तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि भाई उद्देश्य किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया वाक्य में जिस अंश के बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाक्य में जिस अंश के, अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा, ठीक है, पार्ट भी कह सकते हो। तो जिस अंश के बारे में या के विषय में लिख दो, के विषय में कुछ कहा जाए तो उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? वाक्य में जिस अंश के विषय में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य। तो हम एक उदाहरण लिख देते हैं, जैसे उदाहरण क्या होगा, लड़की गाना गा रही है। लड़की क्या कर रही है, गाना गा रही है। अब देखो लड़की, यहाँ ये लड़की क्या है, उद्देश्य। क्या है, उद्देश्य। कैसे उद्देश्य? क्योंकि लड़की के बारे में कहा जा रहा है, लड़की क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो यहाँ लड़की क्या हो गया, उद्देश्य। उसी प्रकार से जब हम इस विधेय के बारे में समझेंगे तो विधेय का मतलब होता है कि उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में अगर कुछ कहा जाए, उद्देश्य लड़की, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे हम विधेय कहेंगे। इसी उदाहरण को रिपीट कर देते हैं, लड़की गाना गा रही है, तो लड़की, ठीक है, लड़की तो उद्देश्य हो गया। अब उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, गाना गा रही है, तो गाना गा रही है क्या हो गया, उसका विधेय। क्या हो गया, उसका विधेय। तो मैं आपको विधेय की परिभाषा भी लिख के बता देती हूँ। हाँ, तो हम विधेय के विषय में पढ़ते हैं, तो विधेय क्या है, ठीक है, सेकेंड विधेय। तो विधेय क्या होगा, वाक्य में, या यूँ लिख दो, जहाँ वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए तो उसे विधेय कहते हैं। विधेय कहते हैं। अब जैसे उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे वही रिपीट कर लेते हैं, लड़की गाना गा रही है। ओके, अब देखो यहाँ लड़की गाना गा रही है, लड़की क्या है, उद्देश्य, और गाना गा रही क्या है, विधेय। क्या है, विधेय। ये क्या है, आपके विधेय। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जो है हम वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने, 3 भेद होते हैं। ओके, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो आज की क्लास में हम जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला, वाक्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर।
ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है? सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। ओके, ये 3 वाक्य हमने लिख दिए। तो सबसे पहले मैं आपको सरल वाक्य के बारे में बताना चाहती हूँ कि सरल वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो सरल वाक्य सबसे पहले हम लिखेंगे सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो सरल वाक्य, इजी वाक्य। तो क्या होगा? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ओके, तो हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे अनुराग चला गया है। अब देखो, यहाँ अनुराग क्या हो गया? उद्देश्य, और ये क्या हो गया? उसका विधेय। तो अनुराग उद्देश्य और ये हो गया विधेय। तो ये क्या हो गया? अनुराग चला गया, तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? सरल वाक्य। तो आपको समझ में आ गया है, जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम क्या कहेंगे? तो हम दूसरा पढ़ते हैं, क्या? संयुक्त वाक्य। दूसरा प्रकार कौन सा है आपके? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य तो इजी है, इसलिए आपको समझ में आ गया। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य भी बहुत इजी है अगर आप समझना चाहो तो। जैसे संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य या समान स्तर के वाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। अब देखो, योजक या समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जैसे अपन लिखते हैं ना, और, अथवा, या, तथा और अन्यथा, इसलिए, ये सारे शब्द क्या है? योजक, जोड़ने वाले, 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक। तो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य या समान स्तर के वाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ मैं आपकी परिभाषा लिख रही हूँ, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य या समान स्तर के वाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक द्वारा
जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ओके, जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है आपकी एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ? परिश्रम करो, परिश्रम करो, अन्यथा परिश्रम करो अन्यथा पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करो अन्यथा पछताना पड़ेगा। तो दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य या समान स्तर मतलब समझते हो आप, जो सिमिलर लगे। तो समान स्तर के वाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक और समुच्चय बोधक तो आप समझ गए हो, से जुड़े रहते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब देखो, परिश्रम करो अन्यथा पछताना पड़ेगा, तो ये अन्यथा क्या हो गया आपके? समुच्चय बोधक या योजक। क्या हो गया? समुच्चय बोधक या योजक। समझ आ गया आपको संयुक्त वाक्य? अब जो है हम लास्ट पढ़ते हैं तीसरा, मिश्र या मिश्रित वाक्य। हाँ, तो तीसरा हम पढ़ेंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? एक स्वतंत्र वाक्य, एक स्वतंत्र पूरी तरह से फ्री वाक्य है, ठीक है, अलग से एक स्वतंत्र वाक्य अन्य आश्रित उपवाक्यों से मिलकर वाक्य को बनाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब आपको आश्रित में भी परेशानी होगी कि आश्रित क्या होता है? आश्रित यानी उसके सहारे, आश्रित यानी उसके सहारे पर। तो एक स्वतंत्र वाक्य होता है, एक प्रधान मुख्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो वाक्य होता है, उससे कहीं और उससे जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं उनको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो एक स्वतंत्र उपवाक्य से अन्य आश्रित उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं या मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य। आप इसकी परिभाषा ऐसे भी ले सकते हो कि एक प्रधान उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्यों से मिलकर बनता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक स्वतंत्र उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्यों से मिलकर वाक्य बनाता है, तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, वह लड़की मिल गई जो स्टेशन में खो गई थी। ओके, वह लड़की मिल गई जो स्टेशन में खो गई थी। तो वह लड़की मिल गई, ये एक क्या है? स्वतंत्र वाक्य। ठीक है, जो स्टेशन में खो गई थी, ये क्या हो गया? आश्रित वाक्य। उससे संबंधित कोई उससे
सहारा देकर बनाया गया वाक्य क्या हो गया? आश्रित। ठीक है, तो वह लड़की मिल गई जो स्टेशन में खो गई थी। तो वह लड़की क्या है? वह लड़की क्या है? स्वतंत्र वाक्य, उपवाक्य, सॉरी। और जो स्टेशन में खो गई थी वो उससे संबंधित आश्रित उपवाक्य है। तो वह लड़की खो गई जो क्या है? इनको जोड़ने वाला, इनका संबंध बताने वाला शब्द है, जो कि आदि ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध बताते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो आज जो है हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, या वाक्य के अंग के बारे में कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो। थैंक यू।